देश भर में लगभग 1626 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं या तो उनके कोर्ट केसेस एनसीएल्टी 45 से 50 हजार करोड़ रुपए स्टक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बैंक्स को दिए जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है ना। सबसे ज्यादा लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब होती है वही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों देती है? जी हाँ, मैं आर फॉर रिलेशनशिप्स नहीं, आर फॉर रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट आज का वीडियो एक रियलिटी चेक है रियल एस्टेट के ऊपर, जहां पे कई लोगों के लिए रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बट अपना घर, पहला घर, एक इमोशन, एक सपना और कहीं ना कहीं एक अपना पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है। वहीं पे कई बार रियल एस्टेट ही सबसे बड़े स्ट्रेस का कारण, सबसे ज्यादा नुकसान का कारण भी बन जाता है। तो आज के वीडियो में कोई भी हाइप नहीं है, कोई भी इमोशनल सेलिंग नहीं, सिर्फ डेटा, दिमाग और लॉजिक के ऊपर बात करते हुए समझेंगे कि क्या रियल एस्टेट वाकई में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक। तो आइए सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर हाल में प्रदर्शित की माने तो देश भर में लगभग 1626 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं या तो उनके कोर्ट केसेस एनसीएलटी में चल रहे हैं, या बिल्डर के पास पैसा खत्म हो गया है, या किसी न किसी और कारणवश कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। अब इन 1626 प्रोजेक्ट्स में लगभग 4,31,000 फ्लैट्स, अपार्टमेंट यूनिट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बीच में लटक गए हैं, जिनपे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पा रहा है और कितने साल बीत चुके हैं। अब आप देश भर में हर तरह का प्राइस पॉइंट पकड़ लो, अगर हम ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़ का भी एक अपार्टमेंट पकड़ ले, है ना, जिस तरह से पिछले 2-3 साल में बढ़ोतरी हुई है रियल एस्टेट प्राइसेस में, अगर 2.5 सीआर पकड़ लें तो आप देखिए 4 लाख के आसपास की यूनिट्स जो अटकी हुई हैं, इनटू 2.5 करोड़, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय इन्वेस्टर्स का फंसा हुआ है। ये सोचिए 4 लाख फैमिलीज का वो सपना या वो इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर किसी गोल को पूरा करने का, किसी ने अपने रिटायरमेंट के लिए सोचा होगा, किसी ने एजुकेशन फंड के लिए सोचा होगा, किसी ने वेडिंग फंड के लिए सोच के किसी फ्लैट में या किसी यूनिट में कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, जो फंसा हुआ है। 10 लाख करोड़ सोचिए। अब इतना बड़ा पैसा कई लोग, अब जिन्होंने लोन पे लिया होगा वो ईएमआई भी दे रहे हैं, जिन्होंने अपना घर समझ के लिया होगा वो ईएमआई के साथ साथ अपना रेंट भी दे रहे हैं, और जिन्होंने प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका घर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा स्ट्रेस है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट की ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो आज अटक गए हैं, और कहीं ना कहीं जब बनेंगे, कब बनेंगे, उनको कुछ नहीं क्लैरिटी मालूम। उनके लिए कैश फ्लो का नुकसान हर महीने होता जा रहा है। अब आइए आपको एक और लॉजिकल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब आप सोचिए 10 लाख करोड़ का स्टार्ट प्रोजेक्ट, अब 10 लाख करोड़ में से मान लीजिए आधा अमाउंट भी लोन पे लिया गया है भारतीय निवेशकों द्वारा, तो और ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 9% पकड़ लेते हैं। हालांकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बैंक का 7.5-8% हो गया है, बट कई प्रोजेक्ट्स में आई एम श्योर एनबीएफसीज ने भी लोन दिया होगा जिन लोगों को, नो, कई प्रोजेक्ट शुरुआत में होता है कि बैंक द्वारा अप्रूव नहीं होते हैं, तो एनबीएफसीज लोन देती हैं जो महंगे दर रेट पे, महंगी दरों पे लोन देती हैं, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर एवरेज 9% ही मान लेते हैं तो लगभग 45 से 50 हजार करोड़ का इंटरेस्ट आप पकड़ लीजिए। आप सोचिए कि हर साल 45 से 50 हजार करोड़ रुपए स्टक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बैंक्स को दिए जा रहे हैं। वो पैसा जो इकोनॉमी में आ सकता था, जिसमें वो निवेश करके और ज्यादा रिटर्न बना सकते थे या किसी तरह के और इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो पैसा आया नहीं, और कहीं ना कहीं उनके लिए कितना बड़ा कैरी कॉस्ट पेन बन गया है। आप सोचिए, मतलब ये भी कितना भारी पेन है कि उनको ये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब प्रिंसिपल तो चुका ही नहीं कि भाई ईएमआई दे रहे हैं, प्रिंसिपल को चुकाना पड़ रहा है, रेंट भी देना पड़ रहा है, बट ये जो एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट उनको पड़ रही है उनके सर पे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत मेजर कैश फ्लो हिट है, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बट इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, कि वो पैसा इकोनॉमी में रोटेट नहीं हो पा रहा, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट की तरफ से बैंक्स में जा रहा है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर को ये भी कंसिडर जरूर करना चाहिए कि अगर वो किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना लोन ले रहे हैं। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आगे चल के फंसता है तो वो लोन की ईएमआईज, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट उनके मंथली बजट में कितना भारी साबित हो सकता है। जरूर ध्यान रखिए इस चीज को। अब आप सोचिए, जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब भी एक प्रोजेक्ट स्टक होता है तो कितने लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है ना। नंबर 1, उस रियल एस्टेट इन्वेस्टर को, उस फैमिली को जिसका एक ड्रीम या जिसका एक इन्वेस्टमेंट या एक फ्यूचर गोल अधूरे में जाके अटक जाता है। तो एक इमोशनल स्ट्रेस तो है ही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही है, बट कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर में रियल एस्टेट के प्रति उनके कॉन्फिडेंस को भी लो करता है।
आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा आप देखोगे तो डेवलपर का भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि बिल्डर का बहुत फायदा हो जाता है। जब भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अटकता है तो डेवलपर का भी ब्रांड की जो इमेज होती है वो भी टार्निश होती है। उसको दूसरे जो मतलब मान लीजिए अगर वो 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहा है, एक प्रोजेक्ट अटक गया तो दूसरे प्रोजेक्ट्स को में भी यूनिट बेचने में परेशानी आती है, जहाँ जिसके चलते उसके कैश फ्लोज और टाइट होते जाते हैं कि एक बार ब्रांड वैल्यू गिर गई तो और दूसरे प्रोजेक्ट भी नहीं बिक रहे और बने हुआ माल भी नहीं बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो टाइट हो जाएंगे। कैश फ्लो टाइट होंगे तो जो अधूरे काम होते हैं उसमें और स्लो डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरा इकोसिस्टम और मतलब बिल्डर भी और दलदल में फंसता जाता है ना। तो बिल्डर के लिए भी उतना ही खराब है। तीसरा, लेंडर्स के लिए भी खराब हो जाता है। बेशक आपका लोन बैंक से हो या एनबीएफसी से हो और आप समय से ईएमआई चुका रहे हो, बट बहुत सारे ऐसे निवेशक भी होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो एनसीएलटी के चलते या कोर्ट के इंटरसेप्शन की वजह से कई बार ईएमआईज में भी रोक लग जाती है और कई बार ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो अपनी ईएमआई समय से नहीं दे पाते हैं, मतलब कैश फ्लो बर्डन के चलते, क्योंकि उनको रेंट भी दे रहे ईएमआई भी दे रहे तो वो समय से नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इस कारणवश लेंडर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि जो उन्होंने सोचा होता है कि भाई 15 साल या 20 साल या 25 साल का जो भी उन्होंने होम लोन दिया उनको इतने साल तक इंटरेस्ट आएगा और वो अपने फर्दर लैंडिंग प्लान्स उस हिसाब से बना लेते हैं। फर्दर वो इंस्टीट्यूशन लोन्स, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स बांट देते हैं, बट जब उनको समय से ईएमआई नहीं मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं उनको भी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, उनके कैश फ्लो प्लानिंग में भी स्ट्रेस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी के हिसाब से, है ना। और फोर्थ, आप रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर में बहुत खराब हो जाता है कि जब भी ऐसा होता है तो ना कि सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का बल्कि लेंडर्स का और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स नहीं होते उनका भी सबका कॉन्फिडेंस लो जाता है। मतलब एक नेगेटिविटी आ जाती है स्टॉल प्रोजेक्ट्स को लेके। अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की तो स्पेशली एनसीआर में कई ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पिछले कई साल से स्टक हैं और कहीं ना कहीं हमेशा के लिए कुछ इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन गई है उन रियल एस्टेट को लेके। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी खराब रहता है। और लास्टली मुझे लगता है पूरी इकोनॉमी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल है, क्योंकि रियल एस्टेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर, है ना। सबसे ज्यादा लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो जो लोग भी रियल एस्टेट से जुड़ के काम करते हैं, भले ही वो लेबर्स हो या सीमेंट सेक्टर में बहुत सारा माल सप्लाई होता है, स्टील इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा माल सप्लाई होता है, या आजकल तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा माल सप्लाई होता है, कारपेंटर्स का बहुत काम होता है, पेंट इंडस्ट्री का बहुत काम होता है ना, डेवलपर्स होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले। तो आप देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट ऐसे केस में जब एक प्रोजेक्ट फंस जाता है तो ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, बल्कि इसमें काम कर रहे लोगों के लिए, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये मल्टी फेसेटेड लॉस मेकिंग सिनेरियो हो जाता है सबके लिए जब भी एक प्रोजेक्ट फंसता है। तो अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो का ये उद्देश्य नहीं है कि इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से रोका जाए या डराया जाए, बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें कि क्या रिस्क है, ऑलरेडी क्या क्या परेशानियां सेक्टर में चल रही हैं। बेशक पिछले 1-2 साल का रिटर्न बहुत जबरदस्त है रियल एस्टेट में, बट सिर्फ 1-2-3 साल का रिटर्न ना देखते हुए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी तरह से डराया जाए या डिमोटिवेट किया जाए इन्वेस्टमेंट करने से, बल्कि आप और अच्छा डिसीजन ले पाए, यही मोटिवेशन, यही इसका उद्देश्य है इस वीडियो का। तो आइए समझते हैं कि आप किन पॉइंट्स का ध्यान रखो जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए अगर कभी भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें। सो नंबर 1, अगर आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये देखिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर है जिसमें आप निवेश कर रहे हो तो आप कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले देखें क्या वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है ना। तो ऐसा जानने के लिए आप रेरा नंबर ले सकते हो प्रोजेक्ट से, रियल एस्टेट डेवलपर से, और रेरा की वेबसाइट में जाके वहां पे रेरा नंबर का सर्च का ऑप्शन आता है, वो रेरा नंबर डाल के आप देख सकते हो कि वाकई में उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही कि नहीं आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बिल्डर्स गलत नंबर दे देते हैं और जब इन्वेस्टर्स को वेरीफाई नहीं करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो रजिस्टर है कि नहीं है। तो बड़ा आसान है, रेरा की वेबसाइट में जाके आप जांच सकते हैं, पूरी जांच पड़ताल करके देख सकते हैं कि वो रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो जरूर ऐसा करिए। दूसरा, आप बिल्डर से पूरी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करो। ट्रांसपेरेंसी में मतलब है कि आप उसके सारे अप्रूवल्स चेक करिए कि क्या उसको सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं। अगर वो प्रोजेक्ट आपके शहर में आ रहा है तो आपके शहर की जो अथॉरिटी है वहां से क्या उसको सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं, टाइमली अप्रूवल, क्या उसके पास सारे क्लियरेंसेज हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। इसके साथ साथ
प्रोजेक्ट का लेआउट मैप देखिए, प्रोजेक्ट के जितने भी उसको FAR फ्लोर एरिया रेशियो बताया गया वो पूरा जांचिए पड़तालिए कि उस हिसाब से सब कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप यूनिट कैसे बनेगी, क्या बनेगी, सारे फोटोग्राफ, सारे अप्रूवल्स मैप जरूर लेके जांच लीजिए। किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू अगर आप लेंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकता है इन सारी ट्रांसपेरेंसी को जांच पड़ताल करने के लिए। इसके साथ साथ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स का एस्क्रो अकाउंट होता है, कई बार बड़े बड़े फाइनेंस भी करते हैं, तो एस्क्रो अकाउंट डिटेल्स भी देखिए और देखिए जहां आपका पैसा डिमांड कर रहा है क्या वो एस्क्रो अकाउंट है या किसी थर्ड पार्टी को पैसा जा रहा है, किसको पैसा जा रहा है, इस चीज की भी जरूर जांचिए। बहुत बेसिक चीजें हैं बट ये पूरे हक से मांगिए, अगर डेवलपर जेन्युइन है तो आपको ये डिटेल्स जरूर देगा। तीसरा, अगर आप रियल एस्टेट में सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो होता क्या है कि अगर किसी के पास 10-15-20 लाख पड़े हुए हैं और वो ऐसा प्रोजेक्ट ले रहा है जहाँ पे 70-80 लाख या 1 करोड़ की यूनिट है, तो बाकी वो लोग फाइनेंस करना चाहते हैं, है ना। ऐसे केस में अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद इन्वेस्टमेंट का है तो शायद इतना बड़ा लोन लेके इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा फायदा ना हो, क्योंकि लोन में ही अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न आपका चला जाएगा, है ना। एक तो आप होम लोन लोगे या मान लीजिए आप किसी भी तरह का और कमर्शियल लोन लेते हैं कमर्शियल शॉप वगैरह में, तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा होता है और इनिशियली इंटरेस्ट कंपोनेंट का जो आउटफ्लो होता है वो काफी ज्यादा होता है ना EMIs में। तो शुरुआत के 4-5 साल में आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा जाता है, उस कारण से अगर वो इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है तो खास आपका रिटर्न बनता नहीं है, इवन डिस्पाइट वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 15-20% की बढ़ोतरी हुई हो प्राइसेस में। तो इस चीज का बहुत ध्यान में रखिए। अगर आपके पास कम पैसा है, 10-15-20 लाख है, तब भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो रीट्स का। रीट्स भी बहुत अच्छा माध्यम है जहां पे आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेगुलर डिविडेंड्स पा सकते हैं और कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म थोड़ा रख के उसमें ठीक ठाक रिटर्न भी बना सकते हैं ना। तो अगर आपके पास कम पैसा है तो रियल एस्टेट रीट्स जो लिस्टेड रीट्स हैं उसमें भी पैसा लगा के आप एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके साथ कई बार फ्रैक्शनल ओनरशिप के भी कई सारे ऑप्शंस आ गए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कॉल लीजिए कि आपके लिए क्या ज्यादा सही रहेगा। क्या फ्रैक्शनल ओनरशिप में आपको पैसा लगाना ज्यादा सही रहेगा या रीट्स में आपके लिए पैसा ज्यादा सही लगाना रहेगा या आपको लोन लेके ही बड़ी प्रॉपर्टी बुक करानी चाहिए। सब कुछ अच्छे समझ के, कैलकुलेशन समझ के, ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न में कितना बड़ा गैप आ सकता है, टैक्सेशन को हर चीज समझ के ही कॉल लीजिए। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही रास्ता है, आज की डेट में मल्टीपल रास्ते खुल चुके हैं और उस चीज को ध्यान में रख के ही आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। और आखिरी में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, न्यूट्रल ओपिनियन देना चाहूंगा। और जैसे मैंने बोला ये वीडियो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट डिमोटिवेट किया जाए, डराया जाए, बल्कि ये इसलिए है कि आपके आंखें थोड़ा सा खोली जाए, डेटा आपको दिखाया जाए, लॉजिक आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, जिससे आप अपने लिए एक बेहतरीन डिसीजन ले पाए। और एज अ डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, किसी तरह का प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या ना करें, फ्रैक्शन ओनरशिप या रीट्स किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कॉल लीजिए। जो भी आपके गोल्स, कैश फ्लो और रिस्क एपेटाइट को सूट करे उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जहां पे आपके सपने पूरे होते हैं, आपका घर बनता है, पहला घर या दूसरा घर, है ना, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी बन सकता है। बट अगर आप गलत रियल एस्टेट डेवलपर के साथ फंस जाए तो आपके लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक भी हो सकती है, सबसे बड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है और सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है आपको कि आप लॉन्ग टर्म EMI भरते जा रहे हो और आपको कुछ नहीं मिला। तो बहुत सोच समझ के स्टेप लीजिए। ऑपुलेंस वेल्थ में हम पिछले 12 साल से अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, उनके फाइनेंशियल गोल्स को समय से अचीव कराने में, उनका पैसा मल्टीपल तरीकों से डाइवर्सिफाई कराने में, भले स्टॉक मार्केट में हो, वो बॉन्ड्स में हो, वो गोल्ड और ETFs में हो, या ग्लोबल इन्वेस्टिंग हो या रियल एस्टेट हो, सब जगह में हेल्प कर रहे हैं जिससे उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे, आराम से उनका पैसा सही से ग्रो करता रहे, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आए और कहीं ना कहीं उनके सारे सपने पूरे हो। अगर आप एक्सपर्ट सहायता चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। विल लव टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी और आपकी हम हर तरीके से सहायता करेंगे, है ना। और टिल देन, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।